आज से हम लोग क्या शुरू करेंगे, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसके नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है या इसकी परिभाषा क्या है। एक तरीका ये है कि हम इसकी परिभाषा को रट ले कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कुछ कहानी समझ ले और उन कहानियों के माध्यम से खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसकी कहानी को समझने के लिए दो देशों की कहानी है। एक देश है बेल्जियम और एक देश है श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में याद रखना है कि बेल्जियम जो है वो यूरोपीय महादेश का एक देश है। ठीक, और बेल्जियम जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत में एक राज्य हरियाणा। ठीक है, बेल्जियम देश है लेकिन भारत का जो एक छोटा सा राज्य हरियाणा, उसके क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल कम है। यूरोप में जितने सारे देश है वो बहुत छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, और भारत में जो राज्य है वो राज्य भी यूरोपीय देशों से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये कि आकार में बहुत छोटा देश है और इस देश की आबादी जो है वो 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ देश की आबादी। बिहार की आबादी कितनी है? 12-13 करोड़। बिहार जो राज्य है उसकी आबादी है 12-13 करोड़ और जो बेल्जियम एक देश है उसकी आबादी कितनी है? सिर्फ 1 करोड़। ठीक है, मतलब हरियाणा की आबादी का आधा है। ठीक है, मतलब यह है कि जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में, दोनों मामले में देश क्या है? बहुत ही छोटा देश। ठीक है, लेकिन इस देश की जो बनावट है, ठीक है, वो बहुत जटिल है। जटिल कैसे है? ये देश का मैप है। अब देश में, देश का जो ऊपरी हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा है? फ्लेमिश इलाका। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम क्या है? वेलोनिया। ठीक है, जो फ्लेमिश इलाका है उसमें देश के 59% लोग रहते हैं। ठीक है, और जो वेलोनिया का इलाका है उसमें देश के 40% लोग रहते हैं। ठीक, और जो 59% लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ठीक, और जो 40% लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 99%। 1% जो आबादी है वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की। ठीक है, जर्मन। ठीक, अब यहां ध्यान देना है कि जो फ्लेमिश का इलाका है इसमें एक छोटा सा जगह है जो देश की राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि जो ब्रुसेल्स है ये यूरोपीय संघ एक संस्था है। याद रखना, यूरोपीय संघ एक संस्था है जिसका मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। तो याद रखना कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी भी है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्वी चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी है कि नहीं? पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। उसी तरह से यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, अब ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक, अब ब्रुसेल्स के साथ क्या है कि ब्रुसेल्स में 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषी है और 20% जो लोग है वो डच भाषी है। ठीक है, मतलब ये है कि देश में क्या है? पूरे देश में डचों की आबादी ज्यादा है और ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों की आबादी ज्यादा है। ठीक है, तो इससे तुमको अंदाजा लग गया होगा कि देश की जो आंतरिक बनावट है वो थोड़ी जटिल है। देश छोटा है लेकिन जटिलता इसमें ज्यादा है। तो जो देश जटिल बहुत ज्यादा होता है, जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पे, उस देश को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक ही तरह के लोग हैं, जैसे मान लो कि बगीचा है कोई, अब बगीचा में एक ही तरह का फूल है, खाली गेंदा का फूल है, चाहे गुलाब का फूल है, चाहे कमल का फूल। मैंने कमल का फूल तो हो ही नहीं सकता है बगीचे में। ठीक है, कोई और फूल है तो उन फूलों की रखवाली करना बड़ा आसान काम है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही बगीचे में कई तरह के फूल हो तो उसकी रखवाली करना, उसकी देखभाल करना क्या होगा? मुश्किल काम होगा, है कि नहीं? क्योंकि हर तरह के पौधे को अलग अलग तरह की चीजें चाहिए उसको बढ़ने के लिए। कोई जो फसल है उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, कोई फसल जो है जिसको कम पानी चाहिए होता है। समझे? तो जब देश जटिल होता है तो उसको चलाना मुश्किल काम होता है। जैसे भारत में क्या है कि हजारों किस्म की जातियां हैं, दुनिया के हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। 1500 भाषाएं, यहाँ 2 ही भाषा है। ठीक है, तो 2 भाषा वाला देश है तब भी मुश्किल है। तो सोच के देखो कि 1500 भाषा जिस देश में बोली जाती है उसको चलाना आसान काम होगा, मुश्किल काम होगा? बहुत मुश्किल काम है। मतलब भारत को चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तब है क्या? अब इसमें क्या है, तुमको बताया गया कि डचों की आबादी ज्यादा है और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी
कम है। ठीक है, अब डच जो है वो गरीब है और फ्रेंच भाषी क्या है, अमीर है। ठीक, अब इनकी संख्या ज्यादा है, इनको क्या लग रहा है कि हमारी संख्या ज्यादा है लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है, कम है। इनके साथ क्या है कि इनकी संख्या कम है लेकिन संसाधन ज्यादा है। तो अगर ये चीजें अगर लंबे समय तक चले, जैसे गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतराल है अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तो लास्ट क्या होता है, अमीर और गरीब लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास क्या है, संसाधन कम है, उनके जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, और अमीर लोग क्या कर रहे हैं, एकदम रईसी कर रहे हैं। तो लंबे समय तक अगर गरीब लोग इस चीज को देख रहे हैं तो इससे क्या होगा, तनाव पैदा होगा। तो यही हुआ कहाँ पे, बेल्जियम में। ये बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं इनके बीच में तनाव शुरू हुआ। तो तनाव शुरू हुआ तब इसका उपाय क्या है कि कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, है कि नहीं। जब भी तनाव शुरू होगा तो उसका समाधान निकालना जरूरी है। तो हुआ क्या कि बेल्जियम के लोगों ने मिलकर एक समाधान निकाला। समाधान क्या निकाला, समाधान ये निकाला कि जो भी सरकार बनेगी, ठीक है, बेल्जियम की जो भी सरकार होगी, ठीक है, उसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों तरफ के लोगों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि किसकी संख्या ज्यादा है या किसकी संख्या कम है, कौन अमीर है या कौन गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं। जब सरकार का गठन होगा तो उसमें डच भाषी मंत्रियों की संख्या भी उतनी ही होगी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो इससे क्या होगा, इससे डच भाषी लोगों को क्या लगेगा कि सरकार में हमारा आधा हिस्सा है, और फ्रेंच भाषी लोगों को भी क्या लगेगा कि सरकार में भी हमारा हिस्सा है। तब इन दोनों के बीच का तनाव कम होगा कि बढ़ेगा, जब सबको बराबर हिस्सेदारी मिलेगा, है कि नहीं, बिना देखे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसकी संख्या ज्यादा है किसकी संख्या कम है, कौन गोरा है कौन काला है। तो इससे झगड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। जैसे मान लो कि घर में एक बेटा गोरा है एक बेटा काला है, ठीक। अब बाबूजी ने क्या किया, कहा कि नहीं, जो गोरखा बेटा है उसको ज्यादा जमीन मिलेगा और जो करियक्का है या जो काला है उसको जमीन मिलेगा कम। अब इससे क्या होगा, गोरे बेटे और काले बेटे के बीच में लड़ाई होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। या मान लो कि बाबूजी कहते हैं कि नहीं, कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो संपत्ति इसको ज्यादा मिलेगा, और जो छोटा बेटा है वो कम पढ़ा लिखा है उसको संपत्ति कम मिलेगा। तो इससे लड़ाई बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा। लड़ाई का उपाय क्या है, लड़ाई का उपाय यह है कि बिना देखे कि किसका रंग क्या है, कौन सी भाषा बोलता है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, ठीक है, लंबा है कि छोटा है, ये सब बिना इन सब चीजों को देखे हुए अगर बराबरी सबको मिलती है तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर बेल्जियम में ऐसा कहा गया था कि नहीं, फ्रेंच भाषी जो लोग हैं अमीर है, ठीक है, तो ज्यादा मंत्रियों की संख्या इनकी होगी, तो डच भाषी घुस आ जाते, ठीक है। और अगर नियम बनता कि इनकी संख्या ज्यादा है तो इनके मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी, तो क्या नहीं, तो भले इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन अमीर हम ज्यादा है तो हमको हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ के झगड़ों के समाधान क्या है, समाधान यह है कि दोनों तरफ के मंत्रियों की संख्या क्या कर दी गई, बराबर कर दी गई। तो इससे तनाव क्या हो गया, कम हो गया। फिर क्या किया गया, अब बेचारा 1% कौन है, जर्मन बोलने वाले को बोला कि अपने में तो बांट लिया तुम लोग, मेरा कहा गया भाई, हम तो 1% है। तो कहा कि तुम लोग सामुदायिक सरकार बना सकते हो। सामुदायिक सरकार क्या होगी, जो शिक्षा संस्कृति से संबंधित होगी, ठीक है, और एक भाषा बोलने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी सरकार भी बना सकते हैं। तो जब लोगों की अपनी सरकार होती है तो लोगों को क्या लगता है, जब अपनी सरकार होगी तो लोगों को लगता है कि हमारी बात को सुना जा रहा है। अब जैसे लोगों को लगे कि हमारी बात को सुना जा रहा है तो लोगों के बीच में जो तनाव होता है, मनमुटाव होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बाबूजी के पास कोई बात लेके गए तुम, अब बाबूजी तुम्हारी बात को सुन रहे हैं तो तुमको क्या लगेगा कि अपना घर है, बाबूजी जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो मनमुटाव जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबूजी के पास गए कि बाबूजी चॉकलेट खाना है, बाबूजी बार एक झापड़ बट चॉकलेट खाएगा, दांत खराब हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, मनमुटाव बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा। तब जब दूसरा बेटा जाएगा और उसको बाबूजी कहेंगे कि बाबूजी कहेंगे 10 रुपये चॉकलेट दीजिए, 10 टॉफी खरीदना है, तो बोलो लो 100 रुपये डेयरी मिल्क सिल्क खाओ, तो तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात समझ रहे हो, मतलब ये है कि अगर हम सबको साझेदार नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने उपाय क्या, नहीं कि हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसकी संख्या ज्यादा है किसकी संख्या कम है, ठीक है, कौन अमीर है कौन गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है
कि जब भी सरकार का गठन होगा तो दोनों तरफ के मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ गए? ठीक है। फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो है वो अपनी तरफ से अपनी अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस देश में रहने वाले जितने सारे लोग हैं, जो भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको लगेगा कि देश अपना है और सरकार उनकी बात को क्या कर रही है, सुन रही है। जैसे नेपाल की बात देख लो, नेपाल में बच्चों को क्या लगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो बच्चे लोग रोड पे उतर गए, आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। और जब लोगों के लगना शुरू हो जाएगा कि सरकार उनकी बात को सुन रही है, तो लड़ाई झगड़ा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और लोगों के कब लगेगा, लोगों को तब लगेगा जब उनके मंत्री, उनके लोग सरकार में होंगे। बात समझ गए? ठीक है। तो बेल्जियम ने उपाय निकाला, तनाव क्या हो गया, कम हो गया। श्रीलंका ने क्या किया, देखो, श्रीलंका भी एक छोटा सा देश है। श्रीलंका में क्या है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक आबादी मतलब जो ज्यादातर लोग हैं, ठीक है, वो सिहली भाषी है। ध्यान रखना, सिहली भाषी क्या है, बहुसंख्यक है। ठीक है। इनकी आबादी ज्यादा है, लगभग 80% के आसपास आबादी सिहली भाषी लोगों की है। और सिहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है। अब यहां पे जो 17-18% आबादी है वो तमिल भाषी लोगों की है, तमिल भाषी। तो तमिल भाषी क्या हो गए, अल्पसंख्यक। ठीक है। इनकी आबादी ज्यादा है। ठीक। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये बहुसंख्यक है, लगभग 80% के आसपास आबादी देश की सिहलियों की, और लगभग 18% के आसपास की जो आबादी है वो तमिल भाषी लोगों की है। और तमिल भाषी जो लोग हैं वो मेनली या तो हिंदू है या मुसलमान। ठीक है। जैसे कि यहां पे था, यहां क्या है, डच भाषी, फ्रेंच भाषी, यहां क्या है, सिहली भाषी, तमिल भाषी। तो यहां भी क्या है, समाज में जटिलता है। अब क्या हुआ कि सिहली भाषी लोगों और तमिल भाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने का कारण क्या है, पहले एक बात ध्यान रखना है कि श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ। ठीक है। और 1956 में इसने अपने यहां संविधान में कुछ संशोधन किए। संशोधन क्या किया, संशोधन किया क्या कि सिहली भाषी, ध्यान रखना है कि सिहली भाषा जो है उसको एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है। मतलब यह है कि सरकार के कामकाज की एकमात्र भाषा क्या होगी, सिहली भाषा। अब बताओ, सिहली भाषा को अगर राजभाषा का दर्जा दे देंगे तो तमिल भाषी लोग क्या समझेंगे कि देश उनका है, सरकार उनकी बात को सुन रही है? नहीं। एक उपाय एक किया गया। उसके बाद क्या किया गया, सरकार ने नियम बनाया कि जो बौद्ध धर्म है, सरकार बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मतलब यह है कि उनको हिंदू और मुसलमानों से मतलब नहीं है, उनको बौद्ध धर्म से मतलब है। अब जो हिंदू मुसलमान लोग हैं, अब उनको क्या लगेगा कि देश अपना है लेकिन सरकार हमारे फायदे के लिए काम नहीं कर रही है, एक विशेष वर्ग के फायदे के लिए काम कर रही है। ठीक। तो इससे क्या होगा, झगड़ा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा। और झगड़ा हुआ भी, झगड़ा हुआ कि 1980 के आसपास, 1980 के आसपास श्रीलंका में क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है। मतलब यह कि तमिल भाषी और सिहली भाषी के लोग बीच लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई लगभग 30 सालों तक चली। 1 साल 2 साल नहीं, 30 साल। और 2009 में जाके ये गृह युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है। तो 2 देशों का एग्जाम्पल तुम लोग के सामने है। एक देश है बेल्जियम, जहां क्या है, समाज में विविधता ज्यादा थी, है कि नहीं, जटिलता ज्यादा थी। श्रीलंका में भी जटिलता थी, लेकिन इस देश ने क्या किया, सब लोगों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई और देश को गृह युद्ध से बचा लिया। और श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने एक वर्ग, एक भाषा के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे या दूसरे धर्म के लोग थे, उनको क्या लगा, उनको लगा कि देश अपना है लेकिन सरकार उनके फायदे के लिए काम नहीं कर रही है। एक ही भाषा और एक ही धर्म पर उनका ध्यान है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों वर्गों के बीच में लड़ाई हो गई। और लड़ाई का नुकसान क्या हुआ कि 30 साल तक ये देश जो था वो गृह युद्ध में फंसा रहा। बताओ, किसी देश में रहने वाले लोग आपस में ही
30 साल तक लड़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा? देश 50 साल पीछे चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ था, देखो अब इन दोनों कहानी के माध्यम से हम लोग समझ लिए कि अगर हम सरकार में सभी लोगों को साझेदार बनाते हैं, सरकार में सभी लोगों को शामिल करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा क्या होगा? नहीं होगा, या उसकी संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही वर्ग पर ध्यान दिया जाए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग या एक ही धर्म के लोग या एक ही जात के लोगों को अगर बढ़ावा दिया जाए, तो देश के बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनके बीच में तनाव पैदा होगा, और तनाव पैदा होने का परिणाम ये होगा कि देश में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, तो मतलब अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि बता भाई कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की कि श्रीलंका ने? सत्ता की साझेदारी कहां हुई? बेल्जियम में। बेल्जियम ने क्या किया? सत्ता का मतलब क्या होता है? ताकत। और ताकत किसके पास होती है? सरकार के पास। ठीक है, तो सरकार है, सरकार में सभी वर्ग के लोगों को अगर हम शामिल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि सत्ता एक वर्ग के पास नहीं है, सत्ता सब वर्ग के पास है, ताकत सब वर्ग के पास है। अगर मान लो कि सरकार में अमीर भी हो और गरीब भी हो, तो अमीर अपने फायदे का कानून नहीं बना सकते हैं क्योंकि गरीब लोग भी उसमें है। ठीक है, बात बुझा रहा है कि नहीं? तो मतलब यह है कि अगर सरकार में एक ही तरह के लोग होंगे तो बाकी वर्ग के लोगों की अनदेखी हो सकती है, बाकी लोगों के हितों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार में अगर सभी वर्ग के लोगों को शामिल कर दिया जाए तो किसी वर्ग का नुकसान नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का सिंपल सा मतलब होता है कि शासन व्यवस्था में, ठीक है, या सरकार में देश के अधिक से अधिक वर्गों को शामिल करने की जो नीति है उसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी क्या हुआ कि शासन व्यवस्था में, ठीक है, या सरकार में देश के सभी वर्गों को शामिल करने की नीति को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि देश जो है वो लड़ाई झगड़े से या गृह युद्ध से बच जाता है। बात समझ गए? अब इसका उदाहरण समझो। जैसे बिहार में तुम देखोगे हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है। ठीक है, मुखिया के चुनाव में तुम देखोगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी सीटें ऐसी होती है जो महिला आरक्षित होती है, वहां चुनाव सिर्फ महिलाएं लड़ सकती है। देखे हो? तुम देखे हो कि आसपास के कई सारे गांव में जो मुखिया है वो महिला होती है, भले उसका काम उसका पति कर रहा है, मुखिया पति, ठीक है, लेकिन जो मुखिया है वो कौन है? महिला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिहार में क्या है कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 50% सीट महिलाओं के आरक्षित है। मतलब यह है कि अगर मान लो कि बिहार में 1 लाख मुखिया होगा तो इसमें 50,000 मुखियाइन होगी, है कि नहीं? ये नियम है कि 50% महिला चुन के आएगी ही आएगी। ऐसा क्यों किया गया? शासन में सिर्फ पुरुष भागीदार होने चाहिए कि पुरुष स्त्री दोनों? दोनों। अगर मान लो कि लंबे समय तक ऐसा रहा कि नहीं सिर्फ पुरुषों की बात सुनी जाएगी, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तो एक समय के बाद क्या होगा? महिलाएं आंदोलन पे आ जाएगी, और आंदोलन का परिणाम क्या होगा कि देश में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो बिहार में पंचायती राज चुनाव में जो 50% आरक्षण का प्रावधान है वो क्या है? सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। अभी तुम देखे होगे कि बिहार में सरकारी नौकरियों में 35% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। पहले अगर तुम थाने में जाते होगे तो थाना में तुमको महिला कोई नहीं दिखती होगी। अब थाना में जाओगे तो हो सकता है कि महिला दरोगा हो सकता है महिला कांस्टेबल हो। ठीक है, ब्लॉक में जाओगे तो वहां महिलाएं दिखेंगी तुमको। अगर स्कूल में चलेगा गलती से, ठीक, तो एकदम महिलाएं भरी पड़ी है हम लोग के यहाँ, है कि नहीं? तो महिलाओं को शासन व्यवस्था में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या किया? नियम बनाए। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल करेंगे तो देश की शासन व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो सत्ता की साझेदारी का यही मतलब होता है कि शासन व्यवस्था में या सरकार में देश के लगभग सभी वर्गों को शामिल करने की जो नीति है उसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। समझ गए? बात बुझाया? ठीक, मिटा दे इसको।
एक बार फिर से देख लो, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर, मतलब शक्ति, ठीक है। आज साझेदारी का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब यह है कि जो सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, या एक संस्था के हाथ में नहीं होना चाहिए, या एक वर्ग के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्ता में पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है। मतलब सत्ता जो है वो एक से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें, तो क्या होगा, कोई पूछे कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो कहेंगे कि सत्ता में या शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को या समाज के हर वर्ग को शामिल करने की नीति सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता के साझेदारी का क्या लाभ है, या उसका क्या महत्व है, या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, और सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। समझ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता मतलब ताकत, पावर, और साझेदारी मतलब ताकत का बंटवारा, ठीक है। मतलब ताकत किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक समूह के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि ताकत अलग अलग समूहों में, अलग अलग अंगों के बीच में बटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका एकदम आसान सा एग्जांपल है। तुम मुझे पूछते बताओ, एक बार में एक व्यक्ति के पागल होने की प्रायिकता कितनी है, संभावना कितनी है? एक बार में एक व्यक्ति के पागल होने की प्रायिकता कितनी होती है? पढ़े हो तुम लोग प्रायिकता? प्रायिकता मतलब क्या होता है? NE बटा NS। तो NE का मान कितना है? 1 है। NS का मान कितना है? 1 है कि नहीं? तो मतलब 1 बटा 1 तो कितना हुआ? 1। क्या परसेंट हुआ? 100%। मतलब एक बार में एक व्यक्ति के पागल होने की प्रायिकता कितनी है? 100%, ठीक है। लेकिन एक बार में 10 लोग या 20 लोग के पागल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कम की ज्यादा? कम होगी। जैसे मान लो कि अगर 10 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 10। इसको परसेंटेज में बदलेगा तो कितना परसेंट हो गया? 10%। अगर 20 लोग हैं तो 1 बटा 20 गुना 100 कितना हुआ? 5%। मतलब यह है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, उनके एक बार में पगलाने की क्षमता कम होगी। जैसे मान लो एक आदमी के हाथ में सारी सत्ता दे दिए, सारा ताकत दे दिए कि जो करना है तुम्ही को करना है, अब पागल हो गया, तब क्या होगा? पूरे देश को पागल बना देगा वो, है कि नहीं? पागल ही बना सकता है। कहेगा कि आज रात 12 बजे से 1500 के नोट बंद, आओ ATM के लाइन में। क्या नहीं हो सकता है? लेकिन अगर वही फैसला लेने का अधिकार 20 लोगों के पास हो, ठीक है, तो सभी लोग एक बात पे जल्दी सहमत नहीं होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, अगर बंद कर देंगे अचानक से तो लोगों को बहुत परेशानी होगी, है कि नहीं? सब लोग को ATM के लाइन में लगना पड़ेगा। किसी के घर में शादी होगा, किसी के घर में श्राद्ध होगा, तो पैसा आएगा कहां से, है कि नहीं? तो कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग विपक्ष में बोलेंगे, तब जाके बीच का रास्ता निकलेगा। और बीच का रास्ता हमेशा संतुलित रास्ता होता है, सही होता है, एक तरफा नहीं होता है। उससे किसी वर्ग को नुकसान नहीं होगा या किसी वर्ग को बहुत फायदा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए? तो हमको यहाँ ये समझना है कि सत्ता की, हम लोग समझ गए कि सत्ता की साझेदारी क्या है। अब तुम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से समझ में आ रहा होगा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि नहीं है। बोलो, है? जैसे मान लो घर में सारे फैसले, एक तरफा सारे फैसले पति ले, तो कुछ दिन बाद पति पत्नी के बीच का संबंध खराब हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और दोनों मिलकर अगर फैसले लेंगे तो संबंध क्या होगा? अच्छा रहेगा। मतलब जो डिसीजन लेना है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब यह है कि हम लोग समझ गए कि सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। तो हमको यह समझना है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, सत्ता की साझेदारी क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझना है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, या सत्ता के साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो चलो बताओ तुम लोग। पहली बात कि सत्ता की साझेदारी, एक शब्द होता है बेगानापन। बेगानापन का मतलब हुआ अकेलापन, ठीक है। जैसे मान लो कि घर में तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो तुमको क्या लगेगा कि घर में हमको अकेला छोड़ दिया गया है, कोई पूछ ही नहीं रहा है हमको, ठीक है। तो इस बात का एहसास खराब एहसास है कि अच्छा एहसास है?
खराब एहसास है कि नहीं। अब उसी तरह से मान लो कि कानून के निर्माण में, ठीक है, या कोई देश के लिए नीति बनानी और उसमें महिलाओं से बात नहीं पूछी जाती है, मान लेते हैं, या गरीब लोगों से बात नहीं पूछी जाती है, तो गरीबों को क्या लगेगा, बेगानेपन का एहसास होगा कि नहीं होगा। और बेगानेपन का एहसास जो है वो तनाव पैदा करता है कि तनाव को कम करता है, तनाव पैदा करता है। तो अगर तनाव को रोकना है, देश को गृह युद्ध से बचाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो सत्ता की साझेदारी की जरूरत, पहला कारण यह है कि क्या करता है कि लोगों में बेगानेपन के एहसास को क्या करता है, कम करता है। मतलब उनके अंदर जो फीलिंग आएगी कि नहीं हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, वो वाली फीलिंग क्या होती है, कम करता है। लोगों को लगता है कि देश अपना है, ठीक है, और देश की जो सरकार है वो हमारे हितों के बारे में भी सोच रही है। कहते हैं कि देश रंगीला रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ठीक है, भारत सबसे महान देश है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पेट नहीं भरा होगा तो नारा लगा पाओगे, ठीक है, या तुम्हारी बात को अगर नहीं सुनी जाएगी तो कितना दिन तक हम देश के साथ रह सकते हैं। देश में रहेंगे लेकिन हमको लगेगा कि देश अपना नहीं है, ठीक है। और ये जो फीलिंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम देश के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे, जो कि देश के हित में नहीं होगा। तो पहली जरूरत यह है कि सत्ता की साझेदारी का पहला लाभ यह है, या ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या करता है, बेगानेपन के एहसास को कम करता है, पहला कारण। दूसरा, अब बताओ, बेगानेपन का एहसास अगर कम होगा, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े कम होंगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, किसके वजह से, सत्ता की साझेदारी होने से कि नहीं होने से, नहीं होने से। तो सत्ता की साझेदारी अगर हम करेंगे तो गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा इसका कारण यह है कि गृह युद्ध की संभावना क्या होती है, कम करती है। ये बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ, तनाव शुरू हुआ लेकिन तनाव शुरू में ही खत्म हो गया। लेकिन श्रीलंका ने कुछ ऐसी नीति बना दी, तमिलों को सत्ता में शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध 30 सालों तक चला था, और किसी देश में अगर 30 साल तक गृह युद्ध चले तो देश 50-60 साल ऐसे पीछे चला जाता है। मतलब देश का जो विकास होता है क्या होता है, रुक जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के क्या है, अनुकूल है। लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र कहते हैं जनता का शासन होना चाहिए, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी क्या कहती है कि शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग शामिल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यह लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के सिद्धांतों के क्या है, अनुकूल है।